हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडीशाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो ये वीडियो होने वाली है, हमारे जितने साथी हैं जो यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है ना? आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सीडीपी का कितना पार्ट पढ़ना है। किसका भैया? सीडीपी का कितना पार्ट पढ़ना है। आज का जो सिलेबस एनालिसिस है ये सीडीपी पर है, ठीक है ना? इसमें हम लोग देखेंगे कि किस विषय सीडीपी को आप कितना पढ़ेंगे, किस टॉपिक से कितना प्रश्न आपका आता है, किस टॉपिक को कितने डीप आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको इसमें बताई जाएंगी। आपको किताब के बारे में बताया जाएगा, जिससे कि आप 120 प्लस स्कोर बड़ी आसानी से कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी तैयारी को लेकर के सीरियस हैं, तभी इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अदरवाइज आपके लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है ना? तो जितने हमारे सीरियस साथी हैं, वो इस वीडियो पर एकदम अच्छे से एक बार आप पूरा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एनालिसिस अच्छे से की गई है। एक बार देखने के बाद दोबारा जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे ना, तो आपके सामने वो सारे टॉपिक ऐसे दिमाग में सेट हो जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं, ठीक है ना? तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। उससे पहले जितने हमारे नए साथी हैं, जिन्होंने अभी आपका अपना स्टडीशाला का ऐप जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है ना, वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब समझिए, प्ले स्टोर पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा और वहां पर आपको ढेर सारे सेक्शन मिल जाएंगे। ऐप में आप जाएंगे, लॉगिन करिएगा, यहाँ पर आपका फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ये मिलेगा। डेली क्विज आपको मिल रहा है, कुछ किताबें आपको मिलेंगी। ये जो क्लासेस आपकी चलती है ना, ये सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर आप अन्य सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ आप यहाँ से जो है साइड में आप क्लिक करेंगे ना यहाँ पर, तो ये आपको साइड बार दिखेगा। यहाँ क्लिक करके आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी फैमिली से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना? आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ना कि यूपी सुपर टेट और यूपी टेट में सीडीपी का कौन कौन सा पार्ट आता है और कौन कौन सा थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना? जब तक आप एक बेहतरीन तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, तब तक आप उसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे, वो कोई भी परीक्षा हो। इसलिए जरूरी ये है कि आपको परीक्षा का एनालिसिस आपको बढ़िया से कर लेना है, ताकि आपको पता तो चले कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या पढ़ लिया और क्या छोड़ना है। इस वीडियो के बाद आप एक बार केवल 1 घंटा 1.5 घंटा समय निकालिए, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है ना? अभी आगे बताऊंगा कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। इसको नोट डाउन करिएगा। नोट डाउन करने के बाद आप उस पर टिक लगाइएगा कि कौन सा टॉपिक हमने कवर किया, कौन सा भी छूटा है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो गारंटी मेरी है कि आप 120 प्लस क्या 130 प्लस ले आएंगे बड़े आसानी से, ठीक है ना? आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम मेन टॉपिक देखें, यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में जो आते हैं, पहला टॉपिक आपका बाल विकास का है, जहां से आपके एकदम भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना? दूसरा है अधिगम और सिद्धांत का, शिक्षण शिक्षण विधाएं, ठीक है ना? जैसे आप किस तरीके से बच्चों को सिखाते हैं, कौन कौन से शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हैं, ये सब आपको इसमें मिलेगा। शिक्षण विधियां इसमें मिलेंगी। समावेशी शिक्षा आपको पढ़ना है इसमें। जैसे पिछड़ी बालक हैं, ठीक है ना, पिछड़े बालक हैं और उनके मापन के लिए क्या क्या किया जा सकता है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो परामर्श और निर्देशन देती हैं, ठीक है ना? इन सभी को आप समावेशी शिक्षा में पढ़ेंगे। और इसके बाद मापन एवं मूल्यांकन से कभी कभी प्रश्न बने हैं, तो इनको भी एक बार थोड़ा सा देखना रहेगा यूपी टेट में। हालांकि सुपर टेट में यहाँ टॉपिक दिया हुआ है, तो उसको पढ़ना ही है आपको, ठीक है ना? इतना टॉपिक ये आपका यूपी टेट का है। लेकिन सीडीपी आपके जो सुपर टेट है ना, उसमें कुछ चीजें बदल जाती हैं। कौन कौन सी चीजें बदलती हैं, ये समझिए आप। यहाँ एक चीज और जोड़ लीजिएगा ना, कुछ संवैधानिक उपबंध जो है वो कभी कभी पूछे गए हैं। संवैधानिक उपबंध, ठीक है ना? जैसे कि शिक्षा को लेकर के जितने भी उपबंध बनाए गए हैं, वो चीज यहाँ पर पूछी गई है। जैसे शिक्षा का अधिकार को लेकर के संविधान में जहां जहां आर्टिकल्स हैं, उसके बारे में पूछा जा चुका है, तो वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे। अगर एस्टेट अगर हम देखें कि यूपी टेट से एस्टेट कितना अलग है, तो उस चीज को समझिए। बीटीसी में आपने किताब पढ़ी होगी कि वर्तमान प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ठीक है ना? तो यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा एकदम शुरुआत में जो जो प्रयास किए गए हैं, उसके बारे में यहाँ एक्स्ट्रा पढ़ना है। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के बारे में चीजें पढ़नी है अलग से। कुछ योजनाएं जो चलाई गई थी भारत भारत सरकार के द्वारा, वो सब आपको इसी में पढ़ना है। एनईपी और ये सब इसी में पढ़ना है आपको। जीवन कौशल अलग से दे दिया गया है। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन दिया है। आरंभिक पठन कौशल, शिक्षक की भूमिका और संवैधानिक मूल्य जो हैं, ये सुपर टेट में आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। इसमें से यूपी टेट में प्रश्न आपके नहीं बनते हैं, ठीक है ना? तो ये आपका अलग हो जाता है इससे। क्लियर है? ओके है?
चलिए, अब हम एक-एक टॉपिक को देखेंगे। आज हमारी चर्चा होगी यूपी टेट पर, उसके बाद आपको सुपर टेट के लिए मिलेगा। और हाँ, एक चीज़ और समझिए, ये अभी हम इसमें पेपर 1 की बात करेंगे, पेपर 1 को गहराई से समझेंगे, इसके बाद हम लोग पेपर 2 की बात करेंगे। ठीक है? क्लियर है? पेपर 2 का लगभग सिलेबस सेम है, लेकिन उसके परीक्षा के पैटर्न में, ठीक है ना, जो प्रश्न का पैटर्न होता है उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस है, तो उसके बारे में हम प्रश्नों को देखते हुए तब करेंगे आगे। ठीक? अब आइए, अब इसके बाद आ जाती है बात ना कि इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी। तो बेस्ट बुक हम लोग ऐसी बुक सजेस्ट करेंगे जिसके लिए आपको क्या करना है भाई, जो आपके लिए एकदम बेहतर हो। जैसे चलिए, बेस्ट बुक के लिए आपको क्या करना है, आप हमारे ऐप पर जाइएगा यहाँ पर, और यहाँ बेस्ट बुक में आप क्लिक करेंगे ना, तो ये किताबें आपको दिख जाएंगी। और ये किताबें हैं कौन सी, ये किताबें हैं SCERT की बुक्स हैं। ठीक है ना, SCERT की बुक्स हैं जो राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई हैं, BTC के लिए, BTC DLED के लिए जारी की गई हैं। इसे आप डाउनलोड यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ आप जाएंगे, खोलेंगे, आपको ये किताबें यहाँ से मिल जाएंगी। 7 किताबें हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा कहीं कहीं हेडिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो उसे उसके अंदर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक, बाकी आपको हमारी तरफ से नोट्स प्रोवाइड होंगे, उन नोट्स से भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं एकदम स्पष्ट आपको बताता हूं कि नोट्स में अभी मेरे कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, ताकि आपको एकदम वैल्यूएबल नोट्स मिल पाए। तो आप अगर इतना रुक सकते हैं तो ठीक है, आप रुकिए, आपको एकदम वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं भाई। अब हम लोग आते हैं मुख्य टॉपिक पर, कहां कहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। मैं आगे चल के एक एक टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब तो आपको एकदम चाट जाना है पूरा, और अभी आगे देखेंगे आप कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न बने हैं, तब आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सा टॉपिक आपको कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है शिक्षा एवं मनोविज्ञान का। ठीक है ना, शिक्षा एवं मनोविज्ञान से जो प्रश्न पूछे गए हैं, अभी तक बहुत ज्यादा कुछ प्रश्न नहीं पूछे गए हैं भाई। देखिए, इसमें प्रश्न कैसा पूछा गया था कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। हालांकि ये चैप्टर आपको सुपर टेट में मिलेगा, लेकिन यहां से भी कुछ प्रश्न आपके यूपी टेट में देखने को मिल जाते हैं। तो एक जो है सामान्य सा हम लोग विवरण इसका देख लेंगे, ताकि आपको परीक्षा में अगर आ भी जाता है तो आपके नंबर ना कटें। ठीक है ना, जैसे गेस्टाल्ट मैंने आपको पढ़ाया था, कोहलर के सिद्धांत में गेस्टाल्टवाद को भी मैंने थोड़ा सा बताया था, और वहां पर बताया था मैक्स वर्दीमर, कोहलर और कोफका, उसके बाद कुर्ट लेविन भी इसमें जुड़े थे। लेकिन इस जो संप्रदाय है ना, इसको किसने शुरू किया था, तो वर्दीमर ने शुरू किया था। आपका ये वाला उत्तर सही हो जाएगा, मैक्स वर्दीमर। इसको पढ़ना है आपको। ठीक है ना, इस तरीके के प्रश्न बनेंगे, मतलब कौन सा संप्रदाय है और कौन प्रवर्तक है, इससे गहराई से नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो ये ध्यान रखेंगे। कुर्ट लेविन बाद में जुड़े थे, इसलिए इनको अभी ना जोड़िएगा उसमें। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए, शिक्षा एवं मनोविज्ञान का अर्थ आपको पढ़ना है, और मनोविज्ञान का विकास कैसे कैसे हुआ, आत्मा का विज्ञान कैसे कहा गया, मन का विज्ञान कब कहा गया, ये सारी चीजें आपको एक बार क्रम से मैं समझा दूंगा। एक ही वीडियो में सब पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये पहला टॉपिक आपका हो गया। इसके बाद अगर हम टॉपिक 2 की बात करें ना, तो यहां पर आपका आता है यहां पर जो आपका आता है ना, ये आता है आपका बाल विकास। वृद्धि एवं विकास की बात करें तो यहां से प्रश्न बनते ही हैं एकदम। पूछिए मत कि किस तरीके के प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है ना, देखिए यहां से मैंने आपको बताया कि बाल विकास की वृद्धि एवं परिभाषा की अगर हम बात करें तो लगभग अभी तक 12 प्रश्न बन चुके हैं, और बाल विकास की अवस्थाएं भी जोड़ दे तो 13 यहां से। अगर इसको जोड़ेंगे आप तो 25 प्लस प्रश्न बन चुके हैं। ये तो वो है जो मैं कैलकुलेट कर पाया हूं। ठीक है ना, ये वो प्रश्न है जो मैं कैलकुलेट कर पाया हूं। तो आप समझ सकते हैं कि ये अगर इसे आप जोड़िए ना, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि बाल विकास, वृद्धि एवं विकास और उसकी अवस्थाएं आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके बाद अगर हम देखें बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये समझिए, कारक वंशानुक्रम और वातावरण, मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जो है जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी सारी क्लासेस। अदरवाइज आप जो है हमारे स्टडीशाला ऐप पर जाइए, यूट्यूब क्लासेस में जाइए, पूरी क्लास आपको फ्री मिली है, आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। नोट्स बनाइए जबरदस्त, एक भी प्रश्न गलत हो जाएगा तो कहिएगा। ठीक है ना, अब देखिए 25 तो ये हो गए, लेकिन इसको प्रभावित करने वाले कारक में भी 9 प्रश्न आए भाई। तो अगर जोड़ेंगे ना तो लगभग 34 प्रश्न आ चुके हैं अभी तक परीक्षा में केवल इस टॉपिक से। अगर आप इसको कवर करते हैं तो आप समझिए कि आपके 1 से 2 नंबर तो पक्के ही हैं। ठीक है, तो संकोच मत करिए, पढ़िए। अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से, परिभाषाएं पूछी जाती हैं मनोवैज्ञानिकों की। ठीक है ना, अवस्थाओं के बारे में पूछा जाता है, इनकी विशेषता पूछी जाती है, ये समझिएगा, एकदम अच्छे से रट लीजिए। और जिन्होंने उपसंज्ञा दी है वहां से तो प्रश्न बनते ही बनते हैं। जैसे
संघर्ष एवं तूफान की अवस्था किस काल को कहा जाता है या किस अवस्था को कहा जाता है, किसने कहा है? और यहां पर बात करें संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? दो प्रश्न बनेंगे, किसने कहा है और किस अवस्था को कहा है? तो ये आप लोग उत्तर में बताइए, मैं पढ़ा चुका हूं। आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, किसने कहा है? ठीक है ना? अगर आप पढ़ चुके हैं तो तुरंत उत्तर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जाकर के, किसने कहा है और किस अवस्था को कहा है। ठीक है ना? इस तरीके के प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव में मैंने बीमारियों के बारे में आपको बहुत सारे बताया है, वहां से प्रश्न बन चुके हैं, तो ये भी आपको पढ़ने हैं, ध्यान में रखने हैं भाई। देखिए, और भी प्रश्न यहां पर रखे गए हैं जो पूछे जा चुके हैं, जैसे समझिए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, किसने ये जो है किस सिद्धांत से लिया गया है, किस सिद्धांत का कथन है? तो इसका मतलब विकास के सिद्धांतों के बारे में भी प्रश्न आपसे बार बार पूछे गए हैं, कि जैसे कभी ना, मतलब कभी ना समाप्त, तो निरंतरता का सिद्धांत मैं पढ़ा चुका हूं सब कुछ एकदम फ्री में, और डिक्टो प्रश्न पूछे जाएंगे वहीं से, देख लीजिएगा। ये देखिए, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। अब व्यवहारवादी आप देखेंगे ना तो खुद ही समझ जाएंगे, वाटसन है। इन्होंने ये कथन कहा था कि मुझे एक नवजात शिशु दो, मैं चोर, डॉक्टर, वकील जो कहोगे वो बना दूंगा। ठीक है ना? तो इसीलिए तो ये व्यवहारवादी हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि व्यवहार से किसी कुछ भी बनाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, बदला जा सकता है। ठीक है ना? मानव विकास का प्रारंभ और कहां से होता है, कब से होता है? संयुक्त कोशिका गुणसूत्र के जोड़े, देखिए ये वंशानुक्रम से पूछा गया प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है ना? तो इस तरीके के प्रश्न आपके बनेंगे यूपी टेट में, आप इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाल विकास के क्षेत्र। बाल विकास के क्षेत्र की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहां समझिएगा, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, अभी इसको तो मैंने बताया ही नहीं कि कितने प्रश्न आते हैं। आप यहां से देखिए, संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास से 15 से ज्यादा प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मूल प्रवृत्ति, संवेग है, संवेगात्मक बुद्धि है। ठीक है ना? और अगर भाषा विकास की बात करें तो लगभग अभी तक 4, तो मान के चलिए लगभग 20 प्रश्न यहीं से पूछे जा चुके हैं, और 2-4 प्रश्न यहां से भी आए होंगे, तो ये भी आपका 20+ जो है, आप मान के चलिए कि एक टॉपिक से, बाल विकास के क्षेत्र से आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इसका मतलब संभावना है कि यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही। अब यहां आप एक चीज ध्यान दीजिए कि ये 3 चीजें अगर आप पढ़ ले रहे हैं ना, तो एक प्रश्न आपका पक्का है, आना ही है, एकदम नोट कर लीजिए आप। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किस टॉपिक से किस ईयर में कितने प्रश्न आए हैं, एक एनालिसिस करके आपको बता दूंगा, ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है ना? तो अगर उसमें मैं इसी वीडियो में मैं अगर ये भी काम करता तो बहुत लंबी हो जाती वीडियो, एनालिसिस अच्छे से हो नहीं पाता। ठीक है ना? तो भाषा विकास में आप चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे, यहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो पढ़ लेना है एक बार जरूर। आगे चलते हैं, अगला हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत। यहां से अभी तक कम प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि नैतिक विकास जो भी पूछा जाता है ये ज्यादातर सीटेट में पूछा जाता है, सीटेट में भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं। फिलहाल यहाँ कोहलबर्ग का और पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत पूछा जाता है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो प्रश्न पूछे गए हैं, एक बार पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। अगर अभी आपके पास समय है और आप उसको पढ़ ले रहे हैं, तो क्या समस्या है? पेपर में जा करके, ठीक है ना, और उसमें जब प्रश्न ना आपको आ रहा हो, वहां पछतावा करने से बेहतर है कि आज ही आप उठाइए और एक एक टॉपिक क्लियर करना शुरू कर दीजिए। अगले 4 महीने में सीडीपी आप चाट जाएंगे एकदम। केवल एक विषय की बात नहीं कर रहा हूं, सारे विषय को आप चाट जाएंगे 4 महीने में। ठीक है ना? इसके बाद अगला टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जैसे जीन पियाजे हैं, वाइगॉत्स्की हैं, ब्रूनर हैं। ठीक है ना? और सामाजिक विकास, सामाजिकरण से प्रश्न आपके यूपी टेट में नहीं पूछे गए हैं, इसमें केवल ये पूछा गया है कि जो है परिवार के बारे में पूछा गया था। ठीक है ना? तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सामाजिकरण कहां से प्रारंभ होता है, परिवार से, विद्यालय से, कहां से होता है, तो आप समझ जाएंगे कि कहां से होता है, वो आपको एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, संज्ञानात्मक विकास से प्रश्न किस तरीके से, 6 प्रश्न पूछे गए यहां से भी, इसका मतलब संभावना है कि आपसे पूछा ही जाएगा। और पियाजे को तो आप यूपी टेट में एकदम रट लीजिए। ठीक है ना? पियाजे को रट लीजिए, और आप समझिए पियाजे और ब्रूनर की तुलना भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको पढ़ना है। पियाजे ब्रूनर दोनों पढ़ेंगे आप। प्रश्न कैसा पूछा गया था, संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है, तो ये पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के बारे में पूछा गया है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में आप तीसरी अवस्था बता सकते हैं। ठीक है ना? मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्लास जो है क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, इसलिए आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना? जब क्लास आपकी क्लास ये प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसमें आपको सब बताया जाएगा। जैसे ये है कौन सी अवस्था, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है।
आप समझिए, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, 3 अवस्थाएं दी थी उन्होंने, प्रतिबिंबात्मक, क्रियात्मक और संकेतात्मक। आंत प्रज्ञ काल, आप इसको बताइए जरा किसमें होता है, कि जीन पियाजे इनके में है, ठीक है ना, जरा ध्यान से आप लोग इसको बताइएगा कि किसमें है। ठीक, ओके है, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है बुद्धि। बुद्धि से भाई 18 प्रश्न पूछे गए हैं, और हर परीक्षा में 2-2 प्रश्न, 3-3 प्रश्न पूछ लेते हैं, हर बार 2-2 प्रश्न पूछ लेता है। तो आप एकदम इसको क्लियर करके चलेंगे। क्या क्या पढ़ना है, बुद्धि की परिभाषा इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है प्रश्न, बुद्धि के सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम लगा लीजिए, पूरा स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार लगा लीजिए। प्रभावित करने वाले कारकों से भी कभी कभी प्रश्न बन जाता है, लेकिन मापन को तो एकदम 4 स्टार रेटिंग दे दीजिए, 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए, मापन से प्रश्न आपके बनने ही बनने हैं। ठीक है ना। तो बुद्धि का जो है, बुद्धि का पूरा टॉपिक आपको क्लियर करके मैंने दिया है, आप वहां जाइए, बढ़िया से देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रश्नों की, तो देखिए ऐसे प्रश्न पूछता है, मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था, भाटिया बैटरी परीक्षण, देखिए परीक्षण से पूछा गया है, बुद्धि के सिद्धांत से प्रश्न पूछा गया है। तो ये सारे प्रश्न आपके बन चुके हैं परीक्षा में, ऐसे ही प्रश्न आपसे फिर पूछे जाएंगे, तो आप गलती मत करिएगा। नेक्स्ट हमारा है व्यक्तित्व। ठीक है ना, व्यक्तित्व से अभी तक 24 प्लस प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बताइए, 24 से ज्यादा प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे व्यक्तित्व की परिभाषा, आलपोर्ट की परिभाषा तो आप एकदम रख लीजिए, क्योंकि आलपोर्ट की परिभाषा और वाटसन के बारे में जरूर, वाटसन नहीं, वुडवर्थ, ठीक है ना, वुडवर्थ का, ये दोनों आप रख लीजिए, जरूर पूछा जाएगा। व्यक्तित्व के प्रकार देखिए, मैंने बताया है ना, सेल्डन, क्रेचमर, युंग, ठीक है ना, हिप्पोक्रेट्स, सबके बारे में मैंने बताया है। तो आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। और मैंने ट्रिक बताया है बढ़िया सा, इतना बेहतरीन ट्रिक बताया है कि आपको भूलेगा ही नहीं। ठीक है, जाइए आप क्लास में जुड़िए और उसको देखिए, अगर भूल जाए तो आप कहिएगा। ठीक है, व्यक्तित्व के मैंने सारे सिद्धांत बताए हैं, व्यक्तित्व मापन की विधियां। अब यहाँ पर फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि आज की क्लास आपकी वही है, एक भी क्वेश्चन गलत। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हमारा है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता से लगभग 14 से ज्यादा प्रश्न पूछे जा चुके हैं, क्रिएटिविटी से 14 से ज्यादा प्रश्न पूछे जा चुके हैं, परिभाषा से प्रश्न बनते हैं इसके, ठीक है ना, इसके प्रमुख तत्व से प्रश्न बने हैं, 4 प्रमुख तत्व हैं, उससे प्रश्न बने हैं, सृजनात्मकता की अवस्थाएं, इसके सिद्धांत और इसको बढ़ाने की विधियां, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के बारे में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो एक एक टॉपिक, बहुत डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, पेपर 1 में बहुत डीप नहीं, पेपर 2 में थोड़ा बहुत लेवल बढ़ा देता है। तो आपको क्या जरूरत है, आप एक मतलब निरीक्षण जरूर करेंगे हर एक टॉपिक का, ठीक है, ताकि कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि आपको वो वाला प्रश्न नहीं आ रहा है, लेकिन उससे रिलेटेड आपने ऑप्शन देखे ना, ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे आप, यार ये वाला तो नहीं था, समझ रहे हैं ना। इस तरीके से आप एलिमिनेशन के माध्यम से लगा पाएंगे, अगर आपने एक बार भी पढ़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैयक्तिक भिन्नता एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक। यहां से कभी कभी प्रश्न बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते हैं। ठीक है, चिंतन, तर्क एवं कल्पना, यहां से भी प्रश्न बने हैं। समस्या समाधान से एक आध बार प्रश्न बना है, समस्या समाधान के प्रमुख चरण से, ठीक है ना, समस्या समाधान के प्रमुख चरण से प्रश्न बने हैं, तो आप इन्हें भी एक बार देखेंगे जरूर। ठीक भाई, देखिए जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया भी गया है कि समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन सा है इनमें से, ठीक है ना, तो आप इसे पढ़ेंगे और उत्तर देंगे अगर आप पढ़ चुके हैं तो। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक 6 से सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत, 34 क्वेश्चंस, एवरेज निकालेंगे तो हर परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न का एवरेज आएगा। यहां से क्या क्या है, इसमें सीखने या अधिगम का अर्थ एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, और अधिगम की विधियां हैं, करके सीखना ये, और अधिगम की प्रक्रिया में अगर हम देखें, अधिगम वक्र, पठार और अधिगम अंतरण, एक प्रश्न यहां से बनता है, हर बार बनता है, और एक प्रश्न तो आपको यहां से बन जाएगा। अब देखिए इन दोनों को मिलाकर के एक प्रश्न तय है, और यहां से एक प्रश्न तय है, मतलब कि इस टॉपिक से लगभग 2 प्रश्न आपके आने ही आने हैं। ठीक है ना, तो अगर इतना पढ़ लेने से 2 प्रश्न आपके फंसते हैं तो क्या बुराई है, और यही टेट में ही तो नहीं, ये सुपर टेट में आपके फंस जाएंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अधिगम के नियम, जैसे थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं ना, मुख्य नियम और गौड़ नियम दिए हैं, 3 मुख्य और 5 गौड़ नियम दिए हैं, मैंने पढ़ाया है, आप जाइए, एक एक चीज आपको रट जाएगी। और उसके बाद अधिगम के सिद्धांत, भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब एक एक टॉपिक पढ़ाया गया, आपको जाइए वहां पे पढ़िए, अगर आपका एक भी प्रश्न गलत हो तो बताइएगा। अब यहां से प्रश्न कितने पूछे गए हैं, दोनों मिला करके 32। अब देखिए अधिगम का ही टॉपिक है ये, और ये दोनों मिला करके अगर आप देखेंगे तो लगभग 65 से 70 प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी तक। तो बताइए और क्या चाहिए,
अगर इस तरीके से आपको तैयारी करने को मिल रहा है, वो भी फ्री में मिल रहा है और सब कुछ आपको बताया जा रहा है, तो और क्या चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए, जब बात आती है फ्री क्लास की, तो सबके मन में ये आता है अरे ऐसे ही भाग जाएंगे पढ़ा पढ़ा के, कि भगा भगा के पढ़ाएंगे, है ना। लेकिन क्या आपने मेरी क्लास अटेंड करने के बाद ये देखा कि क्लास भगा भगा के पढ़ाई गई है। जिस तरीके से यहाँ पर क्लास चलती है, आप कोई भी परीक्षा में बैठ जाइए। अभी मैं इसलिए आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। इसके बाद तो तमाम तरीके हैं, मैराथन क्लास और ये वो सब तरीके हैं, आपको मेन मेन चीजें रटाने के, मेन मेन चीजें बताने के तरीके हैं, ठीक है ना। तो अभी जरूरी है कि आपके पास एक पूरा कंटेंट तैयार हो जाए, फ्रेम बन जाए। उसके बाद हम लोग क्या उसमें इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट बार बार करेंगे, आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये सब आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं अधिगम के प्रमुख सिद्धांत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है शिक्षण एवं शिक्षण की विधाएं, ठीक है ना। शिक्षण का अर्थ यहां पर आपको बताना है, शिक्षण की विधियां बतानी है, मतलब पढ़ाने वाली विधियां, ठीक है ना। शिक्षण के सूत्र आपको बताने हैं और शिक्षण की नवीन विधाएं, ये बीटीसी की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है एकदम, ठीक है ना। और सूक्ष्म शिक्षण बताइए, कितने लोग पढ़ चुके हैं सूक्ष्म शिक्षण को। सूक्ष्म शिक्षण से प्रश्न बन चुके हैं, कई बार बन चुके हैं, ठीक है ना। अब जरा आप बताइए कि सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन थे। सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन थे, ठीक है ना। आपका काम है शिक्षण के आधारभूत कौशल, ठीक है। देखिए यहां पर सिद्धांत, विधियां, सूत्र, यहां पर शिक्षण के कौशल, जैसे प्रस्तावना कौशल। और प्रस्तावना कौशल में आपसे पूछता है हर्बर्ट स्पेंसर पंचपदीय प्रणाली, ठीक है ना। तो भूलना नहीं है आपको, पंचपदीय प्रणाली कई बार पूछा है। तो पंचपदीय प्रणाली किसने बताया है, हर्बर्ट स्पेंसर। यहां से शिक्षण के स्तर कई बार पूछ चुका है, तो इसे भी याद करना है और स्तरों को भी रटना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको हम लोग समझ लेंगे कैसे, ठीक है। टीएलएम के बारे में है, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण है और क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। यहां से प्रश्न अभी तक नहीं बने हैं, ठीक है ना। तो ये आपको देखना है। यहां से टीएलएम के बारे में, टीएलएम के बारे में कभी कभी पूछता है, जैसे समावेशी बालक हैं, जैसे ब्रेल लिपि के बारे में पूछा जा चुका है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में क्या क्या भाई, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में है, ठीक, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में है। और उनके लिए कुछ संस्थाएं बनी है, जैसे देखिए NIOH, NIVH, ठीक है ना। मतलब कि अगर अस्थि विकलांगता है या दृष्टि विकलांगता है, या जो है, हाँ, अस्थि विकलांगता, दृष्टि विकलांगता है, NIHH है, ठीक है ना। हियरिंग में अगर प्रॉब्लम है, इस तरीके से जितनी भी विकलांगताएं हैं, ठीक है ना, इस तरीके की जितनी विकलांगताएं हैं, इनका संस्थान आपको मिलेगा। उन संस्थानों के बारे में भी आपको देखना है कि इनका मुख्यालय कहां पर है। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, आगे भी आपको पढ़ाऊंगा ही, श्योर है, ठीक है ना। और उसके अलावा परामर्श और निर्देशन, भाई देखिए अधिगम अक्षमता, अरे बाप रे, ये यहां से तो प्रश्न बन ही जाता है। तो अधिगम अक्षमता आपको पढ़ना ही है, ठीक है ना, कि मतलब कौन सी बीमारी का कारण क्या होता है। जैसे पढ़ने में अक्षमता, लिखने में अक्षमता, बोलने में अक्षमता, शब्दों को पहचानने में अक्षमता, ये सब आपको, गणना संबंधी अक्षमता, ये आपको यहां पर पढ़नी है। परामर्श निर्देशन से देखिए, इसको एक बार समझिए। परामर्श निर्देशन अगर पेपर 2 की बात करें तो यहां से प्रश्न बनते हैं, बढ़िया से बनते हैं। तो इसको हम लोग एक बार बढ़िया पढ़ेंगे, क्योंकि आप जो भी क्लास चल रही है पेपर 1 2 दोनों के लिए ही चल रही है, ठीक है ना। कुछ संस्थाएं हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में, अच्छा, मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई थी, ये मैं पढ़ा चुका हूं अभी जल्दी में ही। तो आप बताइए उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई थी, कहां हुई थी और किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी, ये मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं आपको। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सभी संवैधानिक उपबंध, मतलब कि संविधान में शिक्षा को लेकर के कहां कहां पर बताया गया है, कहां कहां पर उपबंध शिक्षा के अधिकार को लेकर के दिए गए हैं, उसे भी हम लोगों को पढ़ लेना है एक बार, ठीक है ना। छोटा सा है, 5 मिनट का टॉपिक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको समझने आपको, ठीक। अगर जरूरत पड़ी तो जो आयोग इससे पहले बन चुके हैं, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, आगे हम लोग क्लास कंटिन्यू करते जाएंगे, वो सुपरटेट में काम आ जाएगा आपके। अब बात आ रही है, ये आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट A to Z, इतना आपने पढ़ लिया तो आपका काम ओके है। देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, मैंने सारे टॉपिक रखे हैं नाम उसके, तो आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बड़े आराम से उसको कवर कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ओके है, चलिए अब यहां पर देखिए, 1 मिनट, चलिए
अब देखिए, अब बात आई कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, सिलेबस वाली पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो आप लोग जो है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप स्टडीशाला का ऐप डालिए, ठीक है ना, उसको इंस्टॉल करिए, और ये पीडीएफ आपको सिलेबस एंड पीडीएफ वाले में अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। आप ऐप में जाइएगा, ऐप खोलिएगा, और यहाँ से जो है, यहाँ आप नीचे देखेंगे ना, तो सिलेबस और पीडीएफ के बारे में आपको एक स्लाइड मिली है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से वो चीजें मिल जाएंगी। उसी के नीचे यूट्यूब क्लास वाला है, उसके बगल में बुक्स का है, सब आपको एकदम फ्री में मिल रहा है, तो आप उसे जाकर के देखेंगे, ठीक है ना। तो वहां पर सिलेबस की ये जो है पीडीएफ आपको अपलोड करके दे दी जाएगी, और जो SCERT की बुक है वो मैंने बताया कि अपलोड की जा चुकी है। अगर आप बुक्स में जाएंगे तो देखिए, बुक्स में आप जाइएगा, बुक्स में जाके यहाँ आपको 2 सेक्शन मिलेंगे, ठीक है ना, एक बुक्स का, एक ई बुक्स का मिलेगा। ई बुक्स में आप जाएंगे तो सब आपको एकदम वहां पर लिस्टिंग करके दी गई है, 7 किताबें इसकी डाल दी गई हैं। ये पीडीएफ जो आपका है ना, ये आपको ऐप पर भी मिल जाएगा, ठीक है, ऐप पर भी मिल जाएगा, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम पर कैसे जुड़ेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया। कैसे जुड़ेंगे, आप जाइएगा, ये जो है एप्लीकेशन खोलिएगा, यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करिएगा, यहाँ नीचे देखिए आपको सब कुछ दिया हुआ है। आप यहाँ से टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टा से, कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, और आगे आपको तैयारी करने में बहुत मजा आने वाला है। और आप ये मान के चलिए मेरे दोस्त कि अगर आप तैयारी को लेकर के एकदम सीरियस हैं, तो आपको जैसे जैसे मैंने लिस्टिंग बताई है, आप लिस्टिंग तैयार करिए, ठीक है ना। उनके क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, यहाँ पर क्वेश्चंस भी रिवीजन कराए जाएंगे आप लोगों के, जैसा कि अभी जो है कल आपको व्यक्तित्व के लगभग 50 प्रश्न रिवीजन कराए जाएंगे। व्यक्तित्व टॉपिक खत्म हो गया, 50 प्रश्न उसके कराए जाएंगे, उसके बाद बुद्धि के कराए जाएंगे, अधिगम के सिद्धांत के कराए जाएंगे, A to Z आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा मेहनत करिए, लगे रहिए, और तैयारी को एकदम अच्छे से आगे बढ़ाते रहिए। हर एक विषय का एनालिसिस आपको बेहतरीन तरीके से दिया जाएगा, और सुपर टेट का भी एनालिसिस साथ में ही दिया जाएगा अब, ताकि आप लोग जो भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बढ़िया सा एकदम तैयारी करने का मौका मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी शाम को 7 बजे आपकी क्लास होती है डेली CDP की, तो हिंदी की भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, जितनी क्लासेस हैं सब आपकी कंटिन्यू हो, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।